Welcome friends, I am Dr. Farhat Banu, Associate Professor in Botany, Government Meera Girls College, उदयपुर। पिछले लेक्चर में हमने कम्युनिटी इकोलॉजी के तहत हैबिटाट और नीश के बारे में पढ़ा था। नीश कहें या निके कहें, दोनों सही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वो स्थान या वो एरिया जहाँ पॉपुलेशंस या कम्युनिटीज़ रहती हैं वो हैबिटाट कहलाता है। वो बाउंड्रीज़, उनके अंदर की वो जगह जहाँ वो घूमती फिरती हैं, ड्वेलिंग प्लेस उनका, वो हैबिटाट है। और जब नीश की हम बात करते हैं तो नीश केवल हैबिटाट नहीं है, ना केवल फूड हैबिट है। सक्सेसफुली लाइफ जीने के लिए और प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी भी पॉपुलेशन को जो जो इंटरेक्शन करना पड़ता है, जो जो फंक्शनल रोल प्ले करना पड़ता है, उस सब को मिलाकर हम नीश कहते हैं। हमने नीश में ये भी पढ़ा था कि दो प्रकार की नीश होती हैं। एक होती है फंडामेंटल नीश या पोटेंशियल नीश भी उसको कहते हैं। दूसरी होती है रियलाइज्ड नीश। फंडामेंटल नीश वो नीश है जब यदि कोई लिमिटेशन नहीं है, रिसोर्सेज की, संसाधनों की कोई सीमा नहीं है, यानी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, और स्पेस की कोई समस्या नहीं है, यानी कोई कंपटीशन नहीं है, शिकारियों का कोई ख़तरा नहीं है, प्रेडेटर्स का। तब जितना स्थान कोई पॉपुलेशन घेरती है वो उसकी नीश बनती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। रियलाइज्ड जो नीश है वो ये बताती है कि कंपटीशन के साथ किस प्रकार वो संसाधनों का इस्तेमाल करके टॉलरेंस के साथ ज़िंदा रहती है। तो तब वो जितना स्पेस घेरती है, जितना फूड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो उसकी रियलाइज्ड या एक्चुअल नीश होती है। इसके तहत हमने बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक इंटरेक्शन के तहत जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा था, क्योंकि नीश का सीधा रिलेशन है कॉम्पिटिशन से। अब जब कंपटीशन की बात हम करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि कंपटीशन का अर्थ है नेगेटिव इंटरेक्शन। क्योंकि यदि दो जीवों के बीच कंपटीशन है तो केवल एक विनर और एक लूज़र ही नहीं रहता है, रिसोर्सेस का बहुत कुछ लॉस होता है कंपटीशन में। इसलिए दोनों के लिए ही हम नेगेटिव मानते हैं कंपटीशन को। ये अलग बात है कि कंपटीशन एक ज़रूरी है प्रकृति में, प्रकृति का एक पार्ट है, वो एक ज़रूरी पार्ट है वो। यदि दो अलग अलग पॉपुलेशंस की नीश बिल्कुल सिमिलर हो, एक समान हो, तब धीरे धीरे समय के साथ एक स्पीशीज़ एक्सक्लूड हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। जो इन्फीरियर स्पीशीज़ होती है, जो कमज़ोर स्पीशीज़ होती है, वो धीरे धीरे आउट हो जाती है। इसको हमने गॉस प्रिंसिपल से समझा था, जिसको हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, कंपटीशन का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस ने दरअसल जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पैरामीशियम पर किया था, जो बड़ा मशहूर उनका एक्सपेरिमेंट है। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं उसकी भी। उन्होंने दो अलग अलग स्पीशीज़ को कंटेनर्स में अलग अलग ग्रो किया और उन्होंने देखा कि दोनों ही स्पीशीज़ बहुत अच्छे से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं। बाद में आगे जा कर के वो स्टेबल हो गई उनकी कम्युनिटी, और बहुत अच्छी ग्रोथ दोनों में देखी गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों स्पीशीज़ को एक ही कंटेनर में ग्रो किया, तब उन्होंने ये पाया कि पैरामीशियम ऑरिलिया जो स्पीशीज़ है वो डोमिनेट कर जाती है, और पैरामीशियम कॉर्डेटा जो स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे
एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई। थोड़ी सी ग्रो की लेकिन धीरे धीरे जा कर के वो ख़त्म हो गई एक समय के साथ। तो ये जो प्रिंसिपल है ये दिया था। हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति में रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स। जैसे मान लीजिए प्रजातियां रहती हैं पक्षियों की एक पेड़ के ऊपर, तो वो उस पेड़ के एरिया का बंटवारा कर लेती हैं। कोई टॉप पर चली जाएंगी, कोई नीचे की तरफ आ जाएंगी, कोई मिडिल एरिया में चली जाएंगी, कोई इंटीरियर एरिया में चली जाएंगी, और उसके कारण फूड में और स्पेस में उनमें कोई कंपटीशन नहीं रहता है। फिर एक डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था कि ट्रेट्स में किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी ट्रेट्स बदल जाती हैं। जैसे ब्रीडिंग सीज़न ही बदल गया, या गैलापागोस आइलैंड की हमने फिंचेस का देखा था कि उनकी बीक्स के साइज़ और शेप बदल गए, जिसके कारण उनकी फूड हैबिट्स बदल गई। यानी इवोल्यूशन ने किस प्रकार से कम्युनिटीज़ को कंपटीशन को मिनिमाइज़ करने के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रेड्स को पैदा किया, और वहाँ पैदा होते हैं अलग ट्रेड। जो डिस्प्लेसमेंट है वो वहाँ देखा जाता है जहाँ सिम्पेट्रिक पॉपुलेशंस रहती हैं। एलोपेट्रिक यानी दो पॉपुलेशन अगर अलग अलग जगह ग्रो कर रही हैं, आइसोलेटेड वे में ग्रो कर रही हैं अलग अलग स्थानों पर, तो वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन यदि ओवरलैपिंग है वो उनमें कोई भी, तब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट देखा जा सकता है। तो एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन को भी समझना ज़रूरी था। जो आइसोलेटेड ग्रो करती हैं वो एलोपैट्रिक होती हैं, और जो कहीं ना कहीं ओवरलैप करती हैं, कोई एरिया उनका कॉमन होता है, वहाँ उनमें कंपटीशन पैदा होता है, और फिर उनमें अंत में जाके कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बाद नई वैरायटीज़ बन सकती हैं, नई स्पीशीज़ बन सकती हैं, यानी कि इवोल्यूशन को एक रास्ता मिलता है। कम्युनिटी इकोलॉजी में हमने ये दो शब्द लिखे हुए हैं, एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है डायनामिक्स, संरचना और गतिशीलता। कम्युनिटी की संरचना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से हम आज समझेंगे। मेन हमारा जो आज है टॉपिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, उसकी संरचना को समझना है। उस संरचना को समझकर और उसको अध्ययन करना जो है वो अगले लेक्चर में हम बताएंगे। आज केवल हम जो पॉइंट्स हैं उनको टच करेंगे। और गतिशीलता, क्योंकि कम्युनिटी हमेशा एक समान नहीं रहती, समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है। तो इसका अर्थ ये है कि यदि कोई भी, जहाँ भी जीवन है वहाँ गतिशीलता होगी, परिवर्तन होगा। तो यही परिवर्तन ये डायनामिक्स के नाम पर है, और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के डायनामिक्स कम्युनिटी में देखने को मिलते हैं। अब कम्युनिटी से पहले हमने पॉपुलेशन पढ़ी थी। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम दरअसल एक केवल प्रजाति की बात करते हैं, उसके ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम एक से अधिक प्रकार की स्पीशीज़ जो एक साथ रहती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनकी बात कर रहे होते हैं। जैसे इसको हमने ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ कह दिया। और जब वो रहती हैं, अगर वो कम्युनिटी हैं, इसका अर्थ ये है कि वो आपसी टॉलरेंस के साथ रहती हैं, वो कुछ लाभकारी अंतःक्रियाओं के साथ रहती हैं, बेनिफिशियल इंटरेक्शंस के साथ रहती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो एक्सक्लूड हो जाती कोई पॉपुलेशन। तो कोई कम्युनिटी यदि है तो वो बेनिफिशियल इंटरेक्शंस के साथ ही सस्टेन कर पाती है, रह पाती है। और नेचुरल एरिया में इसको हम कम्युनिटी या बायोटिक कम्युनिटी कह सकते हैं। कम्युनिटी का अर्थ ही हम बायोटिक की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यदि हम नॉन लिविंग को साथ ले लेते हैं तब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं।
यदि लिविंग के साथ, बायोटिक के साथ एबायोटिक को एक व्यवस्था के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं, तब हम इकोसिस्टम के स्तर पर बात कर रहे होते हैं। तो कम्युनिटी इकोलॉजी के तहत हम कई प्रकार की पॉपुलेशंस जो एक एरिया में एक साथ रहती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश जो है वो कम्युनिटी इकोलॉजी है। जैसे पॉपुलेशन के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनकी बर्थ रेट होती है जिसको नेटैलिटी कहते हैं, उनकी डेथ रेट होती है जिसको मोर्टैलिटी कहते हैं, उनमें इमिग्रेशन और एमिग्रेशन होता है, उनकी इन सब को मिलाकर पॉपुलेशन साइज़ बनती है या पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको कहते हैं, उनमें कोई सेक्स रेशो पाया जाता है यदि हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स हैं तो, उनमें एज पिरामिड्स होते हैं, उम्र के हिसाब से किस उम्र के कितने ऑर्गेनिजम्स उस पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। तो ये सब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। इसी प्रकार कम्युनिटी के अपने कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं, जिनके आधार पर हम कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। यदि इतिहास पर नज़र डालें कम्युनिटी के, तो थियोफ्रेस्टस 370 से 250 BC, थियोफ्रेस्टस को हम जानते हैं फादर ऑफ बॉटनी हैं। थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, अरस्तु के स्टूडेंट थे। ये कंटेम्प्रेरी भी थे, साथ काम भी करते थे, लेकिन छोटे थे ये उनसे। और उनके अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, पुरानी उससे मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी अलग है। तो लेकिन ये ग्रीस जो स्कूल ऑफ थॉट था, वो वहाँ बड़े विद्वान निकले थे, और पहली बार थियोफ्रेस्टस ने कम्युनिटी की सोच पर काम किया। उन्होंने क्लासिफिकेशन भी दिया था प्लांट्स का, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स और ट्रीज़ के हिसाब से। तो कम्युनिटी के बारे में जो पहली फ़िक्र है वो हम थियोफ्रेस्टस से मान सकते हैं। उससे पहले का लिटरेचर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उससे पहले के लिटरेचर पे हम जाते हैं तो वहाँ कौन से पौधे किस बीमारी में यूज़ हो सकते हैं, मनुष्य की चिंता केवल उतनी ही थी। कार्ल मोबियस हुए, जिन्होंने ऑयस्टर जो बेड कम्युनिटी थी उसके लिए बायोसिनोसिस नाम दिया था 1880 में। जो एसोसिएशन या संगठन था ऑर्गेनिजम्स का, और ख़ास तौर पर ऑयस्टर की कम्युनिटी पे उन्होंने काम किया था, तो उसके लिए उन्होंने ये नाम दिया था। दरअसल जो बायोसिनोसिस है वो पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है कम्युनिटी का। उनकी जो फ़िक्र थी वो कम्युनिटी की थी, यानी ऑयस्टर बेड की जब वो बात कर रहे थे तो केवल वो ऑयस्टर की नहीं बात कर रहे थे, उसके साथ जो और जीव भी पाए जाते हैं वो उन सभी की बात कर रहे थे जिसके साथ उनका इंटरेक्शन था। यदि कम्युनिटी की या सब उससे पहले हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी भी बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, मतलब एक विषय के रूप में वो स्थापित हुआ है 19वीं सदी में। मतलब 19वीं सदी में भी मिड 19th सेंचुरी हम कह सकते हैं, उसके बाद ही उसका एक विषय के रूप में विकास हुआ है, जब हीकल ने इकोलॉजी टर्म को आगे बढ़ाया, डिफ़ाइन किया। उसके बाद आगे यदि हम इसकी ख़ास तौर पे कम्युनिटी के संदर्भ में बात करते हैं तो कम्युनिटी के संदर्भ में हम नाम ले सकते हैं, क्लार्क का नाम ले सकते हैं, हम क्लीमेंट्स का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने सक्सेशन, दरअसल सक्सेशन जो है, अनुक्रमण जो है, वही पॉपुलेशन कम्युनिटी की डायनामिक्स है। क्लीमेंट्स का नाम हम ले सकते हैं। रोंकियर का नाम हम ले सकते हैं कि रोंकियर ने लाइफ फॉर्म्स को स्टडी किया था कम्युनिटी की। लाइफ फॉर्म्स को भी हम आगे देखेंगे। फिर और भी टेंसले का अपना यूज़ था कम्युनिटी को समझने में, कम्युनिटी की स्टडी में। हालांकि उन्होंने इकोसिस्टम टर्म इजाद की थी,
उसके अलावा और भी उपसला के कुछ वैज्ञानिक थे, रशियन कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि कम्युनिटी को स्टडी करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। डोबनमायर का रोल था। दो टर्म्स यहाँ दी हुई हैं। पहले हम ऑटिकोलॉजी को देख लेते हैं। ऑटिकोलॉजी का अर्थ होता है इंडिविजुअल या पॉपुलेशन की इकोलॉजी स्टडी, और दूसरी टर्म है सिनिकोलॉजी, जिसका अर्थ है कम्युनिटी की इकोलॉजी, यानी एक से अधिक पॉपुलेशन जो एक एरिया में, एक प्लेस में रहती हैं, उनकी इकोलॉजी को समझने की कोशिश सिनिकोलॉजी कहलाती है। अब कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम आ जाते हैं। कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, यानी प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है, हम ये जानते हैं किसी भी एरिया में रहने वाले जीवों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स और बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं, यानी हमें बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी में। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को लोकल डाइवर्सिटी के हिसाब से भी समझ सकते हैं। लोकल डाइवर्सिटी का अर्थ कोई एक एरिया हो सकता है, कोई एक गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, वो लोकल डाइवर्सिटी हो गई। रीजनल, मान लीजिए राज्य का एक भाग है या राज्य है या देश है, इसको हम रीजनल डाइवर्सिटी कह देते हैं। इस संदर्भ में लिया जाता है डाइवर्सिटी को, कम्युनिटी में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को। अब ग्रोथ फॉर्म्स, जैसा कि भी बात हो रही थी, किसी भी कम्युनिटी में ट्रीज़ भी होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होंगे, मॉसेस होंगी, फर्न्स होंगे, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज़ हो सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, नैरो लीव्ड ट्रीज़ हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जैसे कॉनिफरस एरियाज़ में बारीक पत्ती वाले मिलते हैं। एवरग्रीन, जिनकी पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती हैं, सदाहरित सदाबहार, वो हो सकते हैं, पतझड़ी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ग्रोथ फॉर्म्स अलग अलग कम्युनिटी में पाई जाती हैं। जैसे यदि हम राजस्थान में देखें तो अधिकतर हमें पतझड़ी जो वनस्पति है वो दिखाई देंगी। उनके बीच बीच में कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो डोमिनेंस की यदि हम बात करें, प्रभावी, तो कुछ प्रजातियां प्रभावी होती हैं। जैसे अभी बात हो रही है कि उदयपुर के आसपास यदि देखते हैं तो पतझड़ी प्रकार के जो ट्रीज़ हैं वो डोमिनेंट मिलेंगे हमें। एवरग्रीन एलिमेंट्स भी होंगे लेकिन वो कम होंगे। तो हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उसकी कम्युनिटी को डोमिनेट करते हैं, यानी वो कंट्रोल करते हैं, उनका प्रभाव रहता है, एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करते हैं वो। फिर सक्सेशन, अनुक्रमण, हर कम्युनिटी का अपना विकास की एक इतिहास पाया जाता है, विकास का एक इतिहास पाया जाता है, उसकी कोई दिशा होती है और समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है, जिसको हम सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन एक अलग से टॉपिक है कम्युनिटी के साथ ही। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, पोषण के जो संस्तर हैं, जो संरचनाएं हैं, जिसमें भोजन बनाने वाले प्रोड्यूसर भी होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी जिसे कहते हैं, और परपोषी भी पाए जाते हैं, और इनमें एक बैलेंस पाया जाता है, तभी वो कम्युनिटी स्थिर रह पाती है। उसमें प्रोड्यूसर भी हैं, उसमें कंज्यूमर भी हैं, उसमें छोटे वाले कंज्यूमर भी हैं, माइक्रो कंज्यूमर, उसमें मैक्रो कंज्यूमर भी हैं, यानी बड़े वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो मतलब हर्बीवोर्स भी हैं तो कार्निवोर्स भी हैं। तो इस प्रकार ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बनता है। ये ट्रॉफिक स्ट्रक्चर जो है इसको इकोसिस्टम के साथ पढ़ा जाता है तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, और इसको हम आगे पढ़ेंगे। इंटरैक्शंस की बात फिर आ गई है वही
कि जो बायोटिक इंटरेक्शंस हैं उनमें कंपटीशन जो है वो नेगेटिव प्रकार का इंटरेक्शन है। डेंसिटी, घनत्व, हर कम्युनिटी का अपना घनत्व अलग होता है। जैसे डेजर्ट की कम्युनिटी का घनत्व किसी घने फॉरेस्ट की कम्युनिटी के घनत्व से अलग होगा। इसी प्रकार वाटर बॉडीज़ में भी कुछ वाटर बॉडीज़ यूट्रॉफिक होती हैं, कुछ ओलिगोट्रॉफिक होती हैं। यूट्रॉफिक में क्योंकि भोजन ज़्यादा मिलता है तो वहाँ बहुत सारे जीव जो हैं, काई वगैरह ग्रो कर जाती है, एल्गी वगैरह। ओलिगोट्रॉफिक में थोड़ा साफ़ पानी रहता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। तो हर कम्युनिटी का अपना कंपोजिशन होता है, यानी अपनी बनावट होती है, अपना स्वरूप होता है। और वो कंपोजिशन जो है वो स्पीशीज़ कंपोजिशन है। दरअसल अरावली का अपना एक स्पीशीज़ कंपोजिशन है, हिमालय का अपना एक स्पीशीज़ कंपोजिशन है, गंगा के मैदानों का अपना एक स्पीशीज़ कंपोजिशन है, डेजर्ट एरिया का अपना एक स्पीशीज़ कंपोजिशन है। संरचना में दो बातें हैं कही हैं, जोन और स्ट्रेटिफिकेशन। इसको भी हम देख लेते हैं, डेवलपमेंटल हिस्ट्री भी है। देखिए, लेयरिंग या जोनेशन जो है वो एक पहाड़ पर बताया है और एक फ्रेश वाटर बॉडी में बताया है। ये पहाड़ पर जोनेशन है। हॉरिजॉन्टल वेजिटेशनल जोन्स यदि देखें पहाड़ पर, हमने पहले फैक्टर्स में भी पढ़े थे कि हमें अलग अलग ऊंचाई पर, अलग अलग एल्टीट्यूड पर अलग अलग प्रकार के कंपोजिशन में वेजिटेशन मिलेगी। हर स्तर का अपना एक अलग प्रकार का जोनेशन होगा, अलग प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। ट्रॉपिकल नीचे मिल सकता है, डेजर्ट भी मिल सकता है, ग्रासलैंड, फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट मिल सकते हैं, टाइगा, टुंड्रा। इसी प्रकार यदि कोई फ्रेश वाटर बॉडी देखी जाए, जैसे लेक है, उसमें भी हमें जोनेशन मिलेगा। सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ बहुत इंटेंस होती हैं। लिटोरल जोन है जहाँ प्लावक पाए जाते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, या किनारे पर जो शैलो प्रकार का एरिया है उसमें रूटेड प्लांट्स भी पाए जाते हैं। यहाँ बहुत तेज़ लाइट पहुँचती है, अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स मिलते हैं। फिर लिम्नेटिक जोन है जहाँ तक लाइट एंटर कर रही है, और सबसे अंदर प्रोफंडल जोन है। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं लाइट फैक्टर में, ये केवल एक रिवीजन हो रहा है। प्रोफंडल जोन में क्योंकि लाइट नहीं पहुंचती है तो वहाँ सैप्रोफाइट्स मिलेंगे हमें, वहाँ जो डिकम्पोजर्स मिलेंगे वहाँ हमें, लेकिन वहाँ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स नहीं मिलेंगे। तो हर जोन वाइज अपना एक अलग प्रकार का वेजिटेशन का स्ट्रक्चर होगा। वहाँ फ्लोरा एंड फौना अपने अलग प्रकार के पाए जाएंगे। दूसरा, जो वर्टिकल लेयरिंग यदि हम देखें, स्ट्रेटिफिकेशन, संस्तर देखें, तो उसमें हमें फॉरेस्ट एरिया को समझना पड़ेगा। फॉरेस्ट एरिया में ऊपर से नीचे तक कई स्टोरीज पाई जाती हैं, मतलब मल्टी स्टोरीड होती हैं फॉरेस्ट। अगर अच्छा फॉरेस्ट है तो हम कहेंगे मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट है। 5-5 स्टोरीड और भी ज़्यादा स्टोरीड हो सकती है फॉरेस्ट। बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज़ सबसे ऊपर, छोटे ट्रीज़ और श्रब्स उसके नीचे, हर्ब्स और ग्रासेस उसके नीचे। ग्रासेस कम होती हैं घने फॉरेस्ट में, कुछ ही स्पीशीज़ हैं ग्रासेस की जो थोड़ी बहुत पाई जाती हैं, और उसके नीचे और भी स्तर हो सकते हैं। हो सकता है उसके अंदर मॉसेस लगी हों, फर्न्स लगे हों, और उसके अंदर भी, यानी जहाँ ह्यूमस फॉर्मेशन होता है फ्लोर पर, वहाँ भी एक्टिनोमाइसिटीज़, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह होते हैं, यानी डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं जो कि ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बनाते हैं, जो लिटर गिरता है उससे।
तो इस प्रकार कई स्ट्रेटा पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का वर्टिकल लेयरिंग है। अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कम्युनिटी के, तो एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे सीड्स या प्रोपेग्यूल्स माइग्रेट किए किसी खाली एरिया में, बैरन एरिया में, वो जर्मिनेट हुए, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, थोड़ा पानी मिल गया, हवा मिल गई, जर्मिनेट कर गए और वहाँ वो एस्टेब्लिश हो गए। एक्सेसिस जिसको बोलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेसिस कहा जाता है। अब धीरे धीरे प्रजाति कॉलोनाइज हो जाएगी, पॉपुलेशन बन जाएगी उसकी। तो कई प्रकार की प्रजातियां कॉलोनाइज हो गई। अब उनमें कंपटीशन चालू हो जाएगा, जो पॉपुलेशन के अंदर भी होगा और एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन से भी होगा, यानी इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन चालू हो जाएगा। ये कंपटीशन कम्युनिटी में चेंज भी लाता है, बदलाव भी लाता है समय के साथ। वही बात यहाँ लागू होगी कि जो इन्फीरियर प्रकार की कम्युनिटी है, जो कमज़ोर प्रकार की कम्युनिटी है, वो एक्सक्लूड हो जाती है। जो हमने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पढ़ा है डार्विन का, एंड नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है, प्रकृति अपने आप सेलेक्ट कर लेती है जो बेहतर स्पीशीज़ हैं उनको उस एरिया के लिए, उस जगह के लिए। अब ये जो चेंज है ये दरअसल अनुक्रमण कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जबकि स्टेबलाइज हो जाती है वो कम्युनिटी। इसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन मोटे तौर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। जब तक कि वो कोई बड़ी आपदा नहीं आ जाए, कोई कैटास्ट्रॉफी नहीं आ जाए, या कोई बड़ा परिवर्तन मनुष्य द्वारा नहीं कर दिया जाए, तब तक उसमें ज़्यादा बहुत परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी में आ गई, एस्टैब्लिश हो गई। अब वो फॉरेस्ट हज़ारों सालों तक बना रहेगा। यदि मौसम ही बहुत बदल गया या मनुष्य ने ही उस जंगल को काट दिया तो अलग बात है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंसीडर करें किसी भी कम्युनिटी को स्टडी करने में, और कम्युनिटी को किस प्रकार स्टडी करें, ये हमारी अगली चिंता का विषय होगा। आज बस इतना ही। थैंक्स।